आज तलाक के मुकदमे की पहली पेशी थी। संजना घर खर्च बड़ी ही मुश्किल से चला पाती थी। एक दिन वो सुबह-सुबह जल्दी उठ कर के कोर्ट के बाहर बैठ गई। उसने पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। ना तो उसके चेहरे पर कोई भी मेकअप था, ना ही उसके चेहरे पर कोई ताजगी थी। उदास बैठी थी और कोर्ट खुलने का इंतजार कर रही थी। बहुत देर बैठे-बैठे उसे प्यास सताने लगी, भूख सताने लगी, तो एक चाय और बिस्किट 10 रुपए में खरीद कर खाने लग जाती है। कुछ देर बाद एक लड़का वहां पर आता है। वो एक लग्जरी कार से उतरता है। उसकी नज़र पड़ी तो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ा। उसने आंखों पर एक बड़ा सा काला चश्मा पहन रखा था। जो लड़का था उसका नाम मनोज था। 2 साल से संजना और मनोज अलग रह रहे थे। अंजना लड़की थी। बचपन में उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। मनोज और संजना दोनों कॉलेज में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते वक्त मनोज को उससे प्यार हो गया। वह उससे शादी करने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया था। मनोज ने उसे गुलदस्ता देकर अपने प्यार का इजहार किया था। संजना जो थी वो मना नहीं कर पाई थी, क्योंकि मनोज खाते पीते घर का लड़का था। इसीलिए जब मनोज शादी करने का प्रस्ताव उसके चाचा के घर पहुंचा तो वो प्रस्ताव को ठुकरा ना सके और संजना के चाचा ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब जो संजना की चाची जो थी वो संजना के हाथ पीले करके उससे छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि संजना उनकी बेटियों की खुशी में एक रोड़ा बन गई थी। फिर संजना की शादी मनोज से हो गई। गरीब अनाथ लड़की को एक पैसे वाला घर मिल गया, प्यार करने वाला पति मिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे संजना के भाग खुल गए हों। लेकिन वो माता पिता के आशीर्वाद के बिना पली बड़ी थी और आगे अपने ससुराल में अपनी जिंदगी को जी पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि संजना के ससुराल में मनोज के अलावा संजना को कोई भी पसंद नहीं करता था। बात बात पर संजना के ससुराल वाले उसे घर छोड़ने की धमकी देने लगते हैं। मनोज के भाई बहन माँ पिता चाहते थे कि मनोज संजना को छोड़ दे। शादी के एक महीना ही बीता था कि उसके ससुर का एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में ससुर की जान तो बच गई, लेकिन वो चलने फिरने लायक नहीं रहे। अब जो संजना के ससुराल वाले थे, यानी कि संजना का देवर, उसकी ननद, उसकी सास, वो संजना को कहने लगे कि तेरे पैर अशुभ हैं। तू जब से आई है घर में कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है। दोस्तों, हालांकि जो संजना थी वो अपने ससुर की बहुत ही सेवा करती थी, खुद से भी ज़्यादा उनका ख्याल रखती थी, समय समय पर उनको खाना देती थी, दवा देती थी। फिर भी जो ससुर जी थे वो उसे ताना देते थे
संजना को घर से निकालना चाहते थे। उनके सर पर भूत सवार था। फिर क्या था, मनोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संजना को पूरा पागल साबित किया जा रहा था उस घर में। एक दिन की बात है, संजना अपने ससुर को दवा दे रही थी। उसकी सासू माँ दवा बदल देती है और दूसरी दवा रख देती है, और संजना उस दवा को, जो कि बदली हुई थी, उसे अपने ससुर को खिला देती है। अब उस दवा को खा कर के उनकी तबीयत बिगड़ गई, और जो सारा इल्जाम था वो संजना के ऊपर डाल दिया गया। फिर क्या था, घर में तो तूफान सा मच गया, बवाल खड़ा हो गया। सासू माँ कहने लगी कि जो ये हमारी बहू है, ये ससुर को मारना चाहती है, हमारे पति को मारना चाहती है। अब जो मनोज था वो संजना से कहने लगा कि पढ़ी लिखी होकर भी तुमने ये गवार वाली हरकत कर दी। अब संजना बोलती है, अजी आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं उनका जो दवाइयाँ थी मैं एक बॉक्स में रखती हूँ, उसमें ये दवा कैसे आ गई, इन्हें कैसे रिएक्शन हो गया, मुझे खुद नहीं मालूम। और मुझे कभी भी भूलने की कोई बीमारी नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर के मनोज बहुत गुस्सा करने लगा, क्योंकि वह अपने पिता को बहुत प्यार करता था। इससे अनजान थे घर वाले, दोनों को अलग करने का साजिश कर रहे थे, और इस साजिश में जो ससुर था वो भी शामिल था। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। ससुर की तबीयत में थोड़ा बहुत अब सुधार आया, जो कि एक नाटक कर रहा था। धीरे धीरे जो भी था, अब संजना के साथ में गलत हो रहा था, अनर्थ हो रहा था। सब लोग संजना को ही कसूरवार समझते। ऐसे में अब धीरे धीरे 6 महीने बीतते गए। एक दिन जो संजना की ननद थी, उसको को देखने के लिए लड़के वाले आए। संजना की जो सास थी वो संजना को घर का खाना बनाने के लिए, मेहमानों के लिए खाना बनाने का फरमान जारी कर देती है, यानी कि फरमान मतलब आदेश दे देती है। संजना अपना खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है। सारा खाना उसे ही बनाने की अब आदेश मिला था। संजना जो थी इस वक्त प्रेग्नेंट थी, लेकिन डर से सासू माँ से कुछ भी बोल नहीं पाई और खाना बनाने लगती है। प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी, रेस्ट करने का बोला था, लेकिन सासू माँ का फरमान था, नयन को देखने वाले के आए थे, तो वो फरमान को मानती है और खाना बनाने लगती है। अब वो खाना बनाती है। खाना बनाते समय उसे कमजोरी फील होने लगती है, बेचैनी से होने लगती है। वो खाना नहीं बना पाती है और उसे खूब बहुत सारी उल्टियाँ होती हैं। इधर जो बबली यानी कि ननद को देखने वाले जो आए थे, जब उस लड़की की हालत देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद में जो सासू माँ थी वो किचन में पहुंच जाती हैं और चौंक देती हैं और चिल्लाने लगती हैं संजना के ऊपर कि तुमसे 15-20 मेहमानों का खाना अकेले नहीं बन पा रहा है, तुम कितनी आलसी हो गई हो, ये ढोंग विद्या कर रही हो, ये आलस कर रही हो। दोस्तों, सास ताने पर ताने देती जा रही है और जो संजना है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। अब उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है और वो चक्कर खा करके पेट के बल गिर पड़ती है। उसके पेट में भयंकर दर्द अफरा तफरी में बदल जाता है। फिर उसे जल्दबाजी में अस्पताल ले ले जाया जाता है।
तो पता चलता है कि उसके पेट में जो बच्चा है उसने पेट में ही दम तोड़ दिया है। यह खबर सुनकर घर वाले बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, खासकर संजना का पति, क्योंकि उसे अपने बच्चे से बहुत लगाव था। अब एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया जो कि इस संसार में नहीं आया था। फिर भी जो सासू माँ थी वो संजना के ऊपर ही आरोप लगाती हैं। अस्पताल में ही रोना पीटना शुरू कर देती हैं, रोते हुए गाली गलौज देती हैं संजना को, कहती हैं कि हाय रे कैसी अभागन है, कैसी लड़की है, घर में खुशी का एक माहौल नहीं बनने देती है, जब से आई है घर में खुशियों को छीन लिया है इसने। मैंने बोला था बेटा इससे ब्याह मत कर, लेकिन तू अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैंने तो दादी बनने का इतना सपना देखा था, क्या यही थे मेरे अरमान, क्या करूंगी जी करके, अब तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। सब पर पानी फेर दिया इस लड़की ने। दोस्तों इस तरह से गालियां देने लगती हैं अपनी बेटी को, यानी कि अपनी बहू को। जब से ये लड़की घर में आई है इसने हमारे घर से बहुत सारी खुशियों को छीन लिया है। जब से ये आई है इसने अपने ससुर के पैर छीन लिए, हमारी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, अपने बच्चे को निगल लिया। ऐसी लड़की से प्यार करके बेटा तुझे क्या मिला, हम कोई दुश्मन थे जो बता नहीं सकता था। दोस्तों मनोज जब अपने माँ के इन तानों को सुनता है तो उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। अब अपनी माँ की बातों पर भरोसा कर संजना से कटा कटा सा रहने लगा। समय गुजरा, एक साल में ही घर में ऐसा माहौल तैयार हो गया कि जो सभी लोग थे, खासकर जो मनोज था, वो भी संजना से नफरत करने लग जाता है। अब जब तक पति का साथ मिला तब तक संजना घर में रहती रही, मगर पति भी घर वालों की बातों में आकर उसकी अपेक्षा करने लगा तो टूट गई। धीरे धीरे एक साल हुआ। मनोज संजना की एनिवर्सरी यानी कि सालगिरह की तारीख आई। जो संजना ने उम्मीद लगाई थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मनोज ने उसे एनिवर्सरी वाले दिन बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। उसे ये सुनकर बहुत झटका सा लगा कि मनोज विश करने के बजाय उससे यह कहने लगा कि मुझसे शादी करना तो तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बेकार दिन था, तू मेरे घर से, मेरी जिंदगी से निकल जा। दोस्तों एनिवर्सरी के दिन पर मनोज ने ये सब कहा था संजना को। अब तो संजना का जो चेहरा था वो उदास हो गया। संजना अपना ससुराल से 2 साड़ी लेकर ससुराल को छोड़ करके मायके चली आई। माँ का बेटा उसका अपना नहीं था, बेगाना था। ससुराल को छोड़ करके वो अपने मायके चली जाती है। अब अपने मायके आने के बाद में 1 महीने तक रहती है अपने चाचा चाची और अपनी बहनों के साथ में। एक दिन उसके चाचा को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे वो भगवान को प्यारा हो जाता है। अब चाची जो थी वो तो पहले से ही संजना को खाए बैठी थी। चाची तो अपने पति की वजह से ही संजना से बातचीत करती थी, लेकिन पति के मरने के बाद में वो संजना को कोसने लगी और संजना से दूर रहने लगी। संजना को वो 2 फूटी आंख नहीं सुहाती थी। फिर भी उसने चाचा के निधन के कुछ दिन बाद ही संजना को घर से निकाल दिया कि जहां जाना है वहां चली जा।
अब संजना घर को छोड़ देती है और एक ब्यूटी पार्लर में काम करने लग जाती है। 5,000 रुपये महीने में काम करती है। 3,000 रुपये मकान के किराए में खर्च हो जाते हैं और 500 रुपये में अपने महीने का जो राशन था उसे चलाती है। 1,500 रुपये अपने बैंक खाते में जमा करती है। लगभग 2 साल गुजर जाते हैं। 2 सालों तक न तो संजना के पीहर वालों ने यानी कि उसकी चाची और बहन ने, ना ही उसके ससुराल वालों ने, मनोज ने उससे कोई कांटेक्ट किया। कोई खबर नहीं मिली। अब संजना को 2 साल जब हो गए तो 2 साल गुजरने के बाद में उसे एक नोटिस मिला जिसमें मनोज ने उसे तलाक मांगा था। तलाक के पेपर थे। उन्हें देख देख करके वो फपक फक करके रोने लगी। सोचने लगी कि तलाक के बाद जब उन कागजों को देखने के बाद में वो फपक फक करके रोने लगी। सोचती है कि उसकी जिंदगी अब वीरान हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, केस था, केस डाला था। तलाक के केस की पहली सुनवाई थी। जब कोर्ट के झड़कारी नहीं उसका नाम पुकारा तो अंदर चली गई। मनोज अपने भाई और बहन के साथ वहां बैठा था। मुकदमा शुरू हुआ तो मनोज ने वकील के कहने पर शादी की सूची दास्तान बयां की। अभिलाषा पूरे मौके के साथ बड़ा धोखा हुआ। मासूम सी संजना को एक चरित्रहीन औरत बताया। न जाने कितने लोगों के साथ उसके नाजायज संबंधों का दावा किया। कहा कि उसने संजना को कई बार गैर मर्दों के साथ पकड़ा है। एक बेहद गिरी हुई औरत है। दोस्तों, ये सब जो बातें थीं ये संजना पति ने नहीं कही थी, बल्कि उसके जो पति था उसके वकील ने कही थी। वो अदालत में दावा करने लगा कि संजना एक गिरी हुई लड़की है। उसने भोले भाले मनोज को प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। मनोज पैसे वाला है और संजना बहुत लालची है। कहता है कोर्ट से कि चाहे आप किसी से भी पूछ ले। तो दोस्तों, कोर्ट में संजना की चाची भी उपस्थित थी। वो लोग चाची को पैसे देकर के कोर्ट में लाए थे और चाची ने संजना के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, जिससे मनोज का जो पलड़ा था वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन जज ने संजना से पूछा, क्या आपका कोई वकील है? तो संजना बोलती है कि नहीं साहब। जज ने कहा, अगर आप वकील अपूर्ण नहीं कर पा रही हैं तो कोर्ट से कहें, कोर्ट आपके लिए व्यवस्था कर सकता है। संजना कहती है, वकील नहीं चाहिए जज साहब। आप अपने अब जज साहब बोलते हैं, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकारती हैं? संजना बोलती है कि किसी ऐरे गहरे के आरोपों को स्वीकार नहीं करती। लेकिन जब मेरे पतिदेव ही मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो वह सब सही है। मैं तो सभी आरोपों को स्वीकार करती हूँ और तलाक के कागजात पर दस्तखत करती हूँ और उन्हें अपनी जिंदगी से रिहा करती हूँ। इसके बाद में जज साहब बोलते हैं कि मिस्टर मनोज, क्या आप अपने वकील द्वारा अपनी पत्नी पर लगाए आरोपों को सही ठहराते हैं? दोस्तों, वकील साहब उससे बार बार कहते हैं कि एक लड़की के चरित्र, एक इज्जत का सवाल है, बताइए आप। इसके बाद में मनोज कटघरे में आया और आंखों में आंखें डालकर बोला कि मेरी पत्नी के ऊपर मेरे वकील ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। मेरी पत्नी एक पतिव्रता और पवित्र औरत है। मेरी नज़र में उससे ज़्यादा पवित्र इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है।
इतना सुनते ही कोर्ट में कानाफूसी शुरू हो गई। संजना को अपने पति पर गर्व महसूस हो रहा था कि उसने उसकी लाज रखी। मनोज का वकील मनोज की तरफ देखने लगता है। इसके बाद में मनोज ने अपने वकील को फटकार लगाई और कहा, इस तरह की झूठी दलीलें देने के बेस पर तुम्हारा मैं वकालत का लाइसेंस रद्द कर सकता हूँ। तारीख देख करके केस को बर्खास्त कर देता है तो संजना अपने घर चली जाती है और मनोज अपने परिवार के साथ में अपने घर चला जाता है। तो जो मनोज की माँ ललिता देवी जी थी वो मनोज के पास आती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा, मैंने क्या क्या सपने सजोए थे कि जब तेरा उस लड़की से तलाक हो जाएगा तो मैं तेरी शादी एक बहुत अच्छी लड़की से करूंगी, लेकिन तूने सारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। तुझे क्या बोलने की जरूरत थी? तूने आखिर क्यों बोला था? जब उस संजना से तेरी शादी हुई थी तो उसके चाचा चाची ने एक 100 रुपए का नोट भी दहेज में नहीं दिया था। 50 रुपए की साड़ी पहन करके उसकी शादी तेरे साथ में कर दी गई थी। अरे 50 रुपए की साड़ी तो हम अपने काम वाली नौकरियों को गिफ्ट में दे देते हैं। दोस्तों, इन सब बातों को सुनने के बाद में मनोज अपनी माँ के ऊपर भड़क जाता है और उनसे कहने लगता है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन तो थी नहीं, आपने खामखा मेरी पत्नी के ऊपर में कैरेक्टरलेस चरित्रहीन के धब्बे लगा दिए। मेरी पत्नी को तो आप कहती थी कि वो एक बेकार लड़की है, उसके घर में आने से घर में दुखों का संकट आ पड़ा है, केवल आप यह दावा करती थी और इसी बात के ऊपर मैंने उसे घर से बाहर निकाला था। लेकिन आज वकील और आप और चाची की बातों को सुनने के बाद में मुझे एहसास हो गया कि वो लड़की मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। उस लड़की के साथ में आपने कितना खेला है केवल एक गरीब लड़की के लिए, क्योंकि वो एक गरीब लड़की है इसीलिए आपने उसके ऊपर इतने सारे दुख डाले, प्रेशर डाले। मैं अब उस लड़की को, अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ और जो ये घर है ये मेरे नाम पर है, पिताजी ने मेरे नाम पर कर रखा है। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको उसे अपनी बहू मानना होगा। अगर आप उसे अपनी बहू नहीं मानती हैं तो आप मेरे इस घर से निकल जाइएगा। दोस्तों, मनोज इतना कह करके संजना को बुलाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। संजना की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि मनोज पूरे 2 साल बाद संजना के घर पहुंचा था। दोनों में बातचीत होती है, दोनों रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। संजना मनोज से कहती है कि इतने दिनों के बाद आज आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई है। जब आप मुझसे तलाक लेना चाहते थे, आपने जब कोर्ट में अर्जी डाली थी तलाक लेने की, तो आपने अदालत में फिर ये क्यों कहा, आप अपने वकील के पक्ष में क्यों नहीं गए? मनोज संजना की बातों को सुनता है तो संजना से कहता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम चरित्रहीन लड़की नहीं हो, तुम एक पतिव्रता पवित्र लड़की हो। मैं तुमसे ये कहकर के कभी भी तलाक नहीं ले सकता था कि तुम एक चरित्रहीन हो। मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा भड़का दिया था, मेरे ऊपर प्रेशर डाल दिया था कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। मैं बहक गया था, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, मनोज अपनी पत्नी संजना के पैरों में गिर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद में संजना मनोज को उठाती है, उसे गले से लगाती है और अंग्रेजी में एक कहावत कहती है कि इफ अ मिसगाइडेड पर्सन कम्स होम ऑन द टाइम वी शुड नॉट कॉल हिम मिसगाइडेड।
कहती है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। दोस्तों, संजना उसे गले से लगा लेती है। फिर मनोज उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगी? संजना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि क्यों नहीं, मैं तो अपने ससुराल जाने के लिए कब से, कितने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। दोस्तों, इसके बाद में मनोज संजना को अपने घर ले जाता है। घर पर पहुंचने के बाद में संजना के साथ में जो पहले शादी के बाद में बर्ताव हो रहा था, अब उसके ठीक विपरीत बर्ताव होने लगता है। उसकी सास, उसकी ननद अब उसे अपनी आंखों पर, उसे पलकों पर बिठा करके रखते हैं और उसे खूब ढेर सारा प्यार करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, कहानी को लाइक कर दीजिए, कहानी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगली किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हर कहानी के बाद मेरा एक उद्देश्य होता है कि इस कहानी से कुछ सीखा जाए। तो इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि गलतियाँ हर एक इंसान से होती हैं, क्योंकि गलतियाँ न होंगी तो इंसान अपने आप को भगवान मान बैठेगा। तो गलतियाँ हर किसी से होती हैं, लेकिन जिंदगी में आगे वही बढ़ता है, किसी भी रिश्ते को आगे तक ले जाने का साहस वही रखता है जो झुकता है, क्योंकि जो झुकता है वो आगे बढ़ता है। अगर आप अपनी गलती को मान लेते हैं तो आप बहुत ही साहसी हैं, आप बहुत ही निडर हैं। तो अगर आपने गलती की है तो अपनी गलती को माने। बस इस कहानी के द्वारा आपसे यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।